वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन कैसे होता है, क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे एक गाना सुना होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। तो मैं और तुम, सपोज करो कि दो युगल जोड़ी है प्रेमी और प्रेमिकाओं की, और मन में कल्पना कर रहा है कि मैं और तुम अगर हम हो जाते। मतलब वो अपना भी नाम नहीं ले रहा है। सपोज करो कि एक का नाम हीर है, एक का नाम रांझा है। तो ये नहीं बोल रहा है कि हीर और रांझा मिलके हम हो जाते, वो बोल रहा है कि मैं और तुम अगर हम हो जाते। मतलब वो अपने नाम के जगह पे मैं यूज कर रहा है और उसके नाम के जगह पे तुम यूज कर रहा है, और फिर बोल रहा है कि हम दोनों मिलके हम हो जाते। समझ रहे हो बात को? तो जो नाम को रिप्लेस, नाम मतलब नाउन, और नाउन को रिप्लेस करके जो आता है उसकी जगह पे वो होता है प्रोनाउन। तो वन सेकेंड, जैसे ये हो गया नाउन। नाउन मतलब नेम, और नेम को रिप्लेस करके जो आता है वही होता है प्रोनाउन। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, तुम हो गए, हम हो गया, ये सब जो वर्ड है ना, आई वी यू ही सी इट, यही तो है हमारा प्रोनाउन। समझ रहे हो बात को? अब आगे इसमें क्या है, कैसे है, क्या क्या इसमें रूल है, और हमारे एसएससी सीडीएस इन एग्जामों में किस टाइप के एरर आते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन पे बेस्ड है, और प्रोनाउन में मैंने ज्यादा इधर उधर की चीजें ऐड नहीं की हुई है। मैंने वही वही टॉपिक उठाया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जिस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना तो आपको जरूर पता होगा कि पर्सनल जो प्रोनाउन होता है उसमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितना, तो थ्री, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ये तो बेसिक चीजें पता होंगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर में आई हो गया, प्लूरल में वी हो गया। ऑब्जेक्टिव केसेस का जो है मी हो गया, अस हो गया। इसमें जो मेन चीज समझना है उसको, जो पहला पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन में, ये है कि एक होता है पोसेसिव केस में, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो इससे एरर कैसे आता है अभी इसके बारे में समझाएंगे हम। जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद आगे देखा जाएगा। जैसे इट्स और वंस के बारे में जो डाउट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा, इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी समझा जाएगा यहाँ इट्स और वंस के बारे में। तो सबसे पहले इसको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस समझते हैं। अब देखो, जैसे हो गया कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। आपके सामने सेंटेंस क्या है, दिस इज माई बुक। ठीक है, इसमें ये माई जो देख रहे हो ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है, और ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस अभी समझा रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस हो गया,
दिस इज माइन बुक। अब ये बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में दिक्कत क्या है और एरर कहाँ है। तो जो पोसेसिव, पहले ये क्लियर करते हैं कि ये सेंटेंस आपका सही है और ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। अब गलत कैसे है? एक है पोसेसिव एडजेक्टिव, जो पहला है हमारा माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव का जो है, एडजेक्टिव का प्रॉपर्टी क्या होता है? एडजेक्टिव का डेफिनेशन हमने कैसे पढ़ा है कि एडजेक्टिव जो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ नाउन जो है क्या है? बुक है हमारा, और यहाँ बुक के बारे में माई आया है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि चलो एडजेक्टिव के फॉर्म में है। लेकिन मैंने माइन को ये बताया कि माइन जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और पोसेसिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, न कि नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ हमारा बुक जो है नाउन है, और ये जो माइन आया है इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये जैसे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ माई है। लेकिन प्रोनाउन जो है इसके लिए तो आता नहीं है। 1 सेकेंड। मैंने ये बताया कि प्रोनाउन जो है आपका किसी नाउन को रिप्लेस करके आता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नहीं आता है। तो कभी भी जो है किसी नाउन के पहले पोसेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है, किसी नाउन के बदले में आ सकता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए आ सकता है। जैसे अगर हमें पोसेसिव प्रोनाउन को यूज करके यही सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या बना सकते हैं? दिस बुक इज, दिस बुक इज माइन। अब देखो कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है पोसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में, और ये यहाँ किसी नाउन को जो है ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, किसी नाउन के लिए आया है या किसी नाउन के बदले में आया, ऐसे समझ सकते हो। तो जो बेसिक चीज हम ये बताना चाह रहे थे इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में, कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो आता है किसी नाउन को लेके आता है, उसके साथ आता है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन जो है अकेले आता है, मतलब किसी नाउन को के लिए आता है। जो बेसिक डिफरेंस है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में यही है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एरर आते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा जो हमें बताना है वो इट के बारे में बताना है। इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स होता है, पोसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका इटसेल्फ होता है। दूसरा है वन, वन का सब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव वन, और जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है अपॉस्ट्रोफी लगा के वंस होता है। पोसेसिव प्रोनाउन इसका भी नहीं होता है, इसका रिफ्लेक्सिव वन से होता है। एक जो बेसिक चीज अभी इसमें समझाना है वो ये है, जैसे 1 सेकेंड, कि इट का जो है, इट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट का पोसेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया इट। और एक चीज इसमें और समझना है कि ऐसे भी होता है एक, और दूसरा है वन, और वन का मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव क्या पढ़ा? ऐसे था ना वन, ठीक है। तो ये दोनों में ये नहीं समझ लेना है ना कि जैसे यहाँ अपस्ट्रोफी, जैसे यहाँ अपस्ट्रोफी लगा है, इसमें अपस्ट्रोफी लगा है और इसमें अपस्ट्रोफी लगा है, तो वन में जब अपस्ट्रोफी लगा तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बना। क्या बना? पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन वही ईट में जो है ना पोसेसिव एडजेक्टिव, अपस्ट्रोफी लगा के इसको पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है।
केवल इसमें एस जोड़ दोगे, और जो ईट में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है ना, उसका मतलब ये हो गया, जैसे इट इज या इट हैज या इट वॉज। तो मैंने क्या समझाया कि अगर वन में अपॉस्ट्रोफी लगेगा तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ईट में अपॉस्ट्रोफी लगता है तो ये इट इज, इट वाज या इट हैज का ये छोटा फॉर्म होगा। समझ रहे हो बात को? अगर जैसे वन के बेस पे, जैसे मैं मुझे ये दिमाग में क्लिक किया कि वन का पोसेसिव केस क्या होता है, तो वंस होता है अपॉस्ट्रोफी लगा के। तो उसी बेस पे हम ईट को भी अपॉस्ट्रोफी लगा के इसका भी पोसेसिव एडजेक्टिव बना देंगे, लेकिन वही गलती हो जाएगा। जब वन में अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो ये तो पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा, लेकिन ईट में पोसेसिव एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं बनेगा, जबकि बल्कि इसका मतलब इट इज, इट वाज या इट हैज हो जाएगा। तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव केवल एस लगा के ईट में बनाया जाता है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। जो मेनली हमको बताना था पर्सनल प्रोनाउन में यही बताना था, बाकी तो वी का, यू का, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। और दूसरा ये होगा ना कि जैसे अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ोगे यू का, तो यू का रिफ्लेक्स, जैसे ऑब्जेक्टिव केस यू का यू होता है सिंगुलर में चाहे प्लुरल में, और पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन सब सिंगुलर प्लुरल का सेम होता है। लेकिन लेकिन बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही अगर यू का देखोगे तो सिंगुलर के लिए योर सेल्फ होता है और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या बताया, मैंने एक पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस बताया कि पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा, जैसे अभी माई वाला जो अभी सेंटेंस करा रहा था, पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो अपने साथ नाउन लेकर के आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन अपने साथ कोई नाउन नहीं लेगा। यहां तक क्लियर? ये पहला पॉइंट बताया पर्सनल प्रोनाउन में। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर ईट में एस लगता है, केवल एस लगेगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा। अगर ईट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो उसका मतलब इट इज, इट वाज या इट हैज हो जाता है। लेकिन लेकिन मैंने ये बताया कि अगर वन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव उसका पोसेसिव फॉर्म, वन का पोसेसिव फॉर्म बनता है। बात को समझ रहे हो? इसको 3 4 5 बार रिपीट कर दिया तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है ना वो ये है कि जैसे यू है ना, यू को हम लोग क्या करते हैं, यू को सिंगुलर और प्लुरल दोनों में यू को यू ही लेते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन सब सेम ही लेते हैं। लेकिन अगर वही देखोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यू का, तो ये जो है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग हो जाता है। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ होगा और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स होता है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। तो जो पर्सनल प्रोनाउन का जो डेटा है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, इसमें जो भी, इसमें जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, इसको मैंने अभी क्लियर किया है और आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब पर्सनल प्रोनाउन में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो रूल वन हमारा क्या कहता है, द सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में दो तीन पर्सनल प्रोनाउन आ गया, जैसे आई, वी, यू, इस टाइप से, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका भी रूल है। इससे भी एरर भर भर के आते हैं एग्जाम में। तो अगर ये बोल रहा है कि नॉर्मल या गुड सिचुएशन अगर हो सेंटेंस से, सेंटेंस की मीनिंग अगर पॉजिटिव निकल रही है, अच्छी निकल रही है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, 2 3 1 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है? तो इसको ऐसे समझो कि अगर कोई भी अच्छा काम होता है, कोई अगर अच्छे व्यक्तित्व का आदमी होता है, जैसे पॉलिटिशियन वगैरह को देखोगे तो उनसे पूछा जाता है कि आप इतने बड़े, आपने इलेक्शन जीता, ये सारी चीजें, तो क्या बोलते हैं, उसका श्रेय खुद नहीं लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैंने नहीं, ये सामने वाली मतलब मेरी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, सब इनका आशीर्वाद है।
तो कहने का मतलब है ना कि जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, तो खुद श्रेय न लेकर के पहले सामने वाले को दिया जाता है, मतलब दूसरे को, मतलब सेकंड पर्सन को। तो जब पॉजिटिव सेंस होता है तो उसके लिए 2-3-1 का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब सबसे पहले आपको श्रेय किसको देना है? सामने वाले को, मतलब सेकंड पर्सन को। उसके बाद थर्ड पर्सन को। अब जैसे इलेक्शन में जो थर्ड थर्ड पर्सन में, मतलब इलेक्शन कमीशन वगैरह जो भी उसका योगदान रहा, तो अगर कोई पॉलिटिशियन इस बात को बोल रहा है तो क्या बोलेगा? सबसे पहले बोलेगा कि इसमें योगदान किसका रहा, इसमें श्रेय किसको जाता है? तो सेकंड पर्सन मतलब हमारी जनता को जाता है। और दूसरा जो है, फिर वो अगर तारीफ करेगा तो किसको करेगा? कि जो आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, ये सारी चीजें, जो सारे अरेंजमेंट जिन्होंने किया, ये लोगों का श्रेय है, इन लोगों का योगदान है। तो ये थर्ड पर्सन को। और उसके बाद लास्ट में वो अपने आप को रखता है कि मैंने मेहनत किया, चाहे जो भी किया, या मैं जीत गया हूँ, इस टाइप की। तो ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल है कि कोई भी अच्छी चीजें होती है ना, तो उसको पहले, अब अब हमारे तुम्हारे जैसे लोग होंगे, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोई अच्छी काम हुई है, तो अगर कोई पूछ देगा तो हम लोग तो हाथ खड़ा करके बोल देंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका तो सारा श्रेय हम ही को जाता है, इसमें किसी अदर पार्टी का कोई रोल नहीं, अदर पर्सन का। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व का आदमी होगा तो क्या करता है? कोई अच्छी चीजें होती है तो सबसे पहले सामने वाले को का तारीफ करता है कि नहीं नहीं, हमारे लिए जो भी हुआ ये सामने वाला ने किया है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे है ये कि 2-3-1 का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर कोई गुड सिचुएशन की चीजें बताती है तो उसको 2-3-1 का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। मतलब सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है? जैसे एक सेंटेंस है, आई यू एंड ही विल स्टडी टुगेदर। समझ रहे हो बात को? आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, एंड ही हो गया आपका थर्ड पर्सन। अब ये बताओ कि इसका सही क्या होगा? इसको कैसे सही किया जा सकता है? 2-3-1 के कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ही, यू एंड आई विल, आगे जो भी है, ये सही है हमारा ऑर्डर? ही, यू एंड आई। इसमें देखो कि ही क्या है? ही थर्ड, ये इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है? ही हमारा थर्ड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया? 3-2-1 का। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए 2-3-1 का। तो इसका मतलब कि हमने जो किया है, जो करेक्ट किया है, ये अभी भी इनकरेक्ट है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो अब बताओ हमें कि इसका ठीक क्या होगा, इसको करेक्ट करने पे इसका सही ऑर्डर क्या होगा? इसका सही ऑर्डर क्या होगा? बताओ हमें। इसका सही ऑर्डर 2-3-1। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सेकंड पर्सन कौन सा है। सबसे पहले टू है, तो टू है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को देखेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? यू आएगा। यू। उसके बाद 2-3-1, उसके बाद थर्ड पर्सन इसमें कौन सा है? आई है थर्ड पर्सन? है आई थर्ड पर्सन? अगर तुम्हें आई थर्ड पर्सन लग रहा है तो बताओ तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? थर्ड पर्सन हमारा ही है, तो सेकंड पर्सन के बाद इसमें आएगा थर्ड पर्सन, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। और उसके बाद एंड, और लास्ट में कौन होगा? आई, मतलब फर्स्ट पर्सन। लास्ट में लीडर किसको श्रेय देता है? सबसे लास्ट में अपने आप को श्रेय देता है, मतलब आई फर्स्ट पर्सन। तो लास्ट में आई होगा। ये बन गया आपका 2-3-1 का ऑर्डर। समझ रहे हो बात को? अब आगे जो भी है, विल स्टडी जो भी है, आगे लिख देंगे। ठीक है? आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा रूल क्या है।
जस्ट सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। दूसरा निगेटिव या कन्फेशन सिचुएशन। ठीक है, मतलब अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हो या कन्फेशन वाला सेंटेंस हो जिसमें अपनी गलती को आप स्वीकार कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो इस टाइप में जो होता है ना, इस टाइप में अगर मोर देन वन वन सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 का ऑर्डर लगाते हैं। किसका? 1 2 3 का। अब वही देखो कि अगर कोई अच्छा आदमी होगा, अगर कोई गलती करता है, अगर उससे कोई बाई द वे गलती हो जाता है, तो क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है कि आगे खुद गलती स्वीकार करता है कि नहीं भाई हमसे गलती हुई है, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले अपने आप को बोलता है, उसके बाद दूसरे को बोलता है, उसके बाद थर्ड पर्सन को बोलता है। लेकिन अभी तुम्हारे शिक्षा मंत्री जैसा पेपर लीक पे लीक हुए जा रहा है और ये बात आगे मीडिया के सामने बोलना ही नहीं है, ना एक्सेप्ट करना है कि नहीं हमसे गलती हुई है। नहीं, दूसरे को जो है पद से हटा देना है, सब कुछ कर देना है, लेकिन अपने एकदम बिल्कुल अडिग रहना है कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, चाहे 1,000 बार पेपर लीक हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। तो ये 1 2 3 जो कॉन्सेप्ट है ऐसे लोगों के लिए नहीं है, जिसके अंदर थोड़ी सी आत्मसम्मान स्वाभिमान बचा हुआ है, ये 1 2 3 का कॉन्सेप्ट उसके लिए है। कि अगर कोई निगेटिव चीजें हैं, कोई गलत चीजें हैं, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले खुद को मानेगा कि नहीं हमसे गलती हुई है। तो यही है कि पहले आप जो है फर्स्ट पर्सन को सेट करेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन को रखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे। जैसे हो गया, यू ही एंड आई कमिटेड द क्राइम। अब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई गलती किया है, तो इसमें कौन सा ऑर्डर होगा? निगेटिव है, यही तो बताया मैंने कि निगेटिव के लिए जो है 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लगेगा। या अगर आप कन्फेस कर रहे हैं उस चीज को, तो अगर सामने वाला बता रहा है कि हम लोगों ने क्राइम को किया, तो अल्टीमेटली कन्फेस भी कर रहा है। बात को समझ रहे हो? तो इसमें कौन सा ऑर्डर होगा? 1 2 3 का ऑर्डर, मतलब सबसे पहले ये आएगा, सेकंड पे कौन आएगा? 1 2 3 और ये। तो सबसे पहले आई होगा, उसके बाद आपका यू होगा एंड ही, और ही हमारा थर्ड पर्सन है तो ही होगा, आगे जो भी हमारा सेंटेंस में है वो। आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक प्लूरल वाला भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें, कि अगर जैसे एक बताया मैंने 1 2 3 का कॉन्सेप्ट किसमें लगता है, जब निगेटिव या कन्फेशन वाला सेंटेंस हो। और दूसरा, अगर सेंटेंस में इफ ऑल द प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर सेंटेंस में सारे जो प्रोनाउन हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन है, अगर सारे प्लूरल हो जाएं, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है तो वन, सेकंड यू टू सेकंड पर्सन, एंड थर्ड। मतलब हमने अभी तक इसमें क्या क्या समझा, बात को समझो, इसको एक बार रिमाइंड करते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन में ये पढ़ा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर गुड सिचुएशन वाला सेंटेंस है, तो उसमें अगर कोई आदमी किसी के साथ अच्छा होता है तो क्या करता है? अगर उससे मीडिया वाला या कोई सामने वाला पूछता है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं, तो खुद नहीं बोल देता कि नहीं मैंने खुद जो है ये सारी चीजें की। वो क्या करता है? उसमें बड़कपन है, तो उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है उनको देता है कि नहीं, हमारे पीछे जो है सामने वाला का इसमें रोल रहा है। उसके बाद जो थर्ड थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी की चीजें हैं, जो थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बताता है, और लास्ट में अपने आप को बताता है। तो अगर कोई गुड सिचुएशन वाला चीज होगा ना, तो उसमें 2 3 1 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी जो तरीका बताया इससे तुम भूलोगे नहीं जीवन भर, अगर क्लास बढ़िया से कर लिए, पढ़ लिए, तो कभी तुम्हारे दिमाग से निकलेगा ही नहीं। अगर कोई निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सबसे पहले आदमी खुद एक्सेप्ट करता है गलती कि नहीं हमने किया है, उसके बाद दूसरे को बताता है, उसके बाद तीसरे को बताता है। तो अगर कन्फेशन वाला अगर कोई सेंटेंस है, तो उसमें 1 2 3 का ऑर्डर लगाएंगे। और तीसरा चीज मैंने ये बताया कि अगर प्लूरल प्रोनाउन है तीनों के तीनों, समझ रहे हैं बात को, तो उसमें जो है हम
1 2 3 का कॉन्सेप्ट मतलब निगेटिव वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा रूल आगे है। ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर अ स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन आफ्टर द वर्ड लेट प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता ही है, ये तो सबको पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेकिन एक जो होता है ना, जैसे लेट का एरर एग्जाम में आता है, इसको ध्यान देना। जैसे हमारा सेंटेंस है लेट ही एंड आई फिनिश द वर्क। अब बताओ कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इस सेंटेंस में। मैंने ये बताया कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड जैसे प्रीपोजिशन, तो ओवरऑल अगर कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, सिंपल बात है। तो इसमें तो कोई याद करने वाली चीजें नहीं, इसको बस ध्यान रखना है। एक है हमारा लेट, यहां देखो सेंटेंस में क्या है, लेट है। और लेट क्या करता है, लेट अपने बाद जब भी लेगा ना तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। इससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। लेट क्या करेगा, अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेगा। अभी इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि लेट के बाद सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक बार पढ़ो। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, लेट ही एंड आई, लेट ही एंड आई फिनिश द वर्क। ठीक है, तो लेट जो है अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लग लेता है। अब ये बताओ कि ही ऑब्जेक्टिव केस में है और आई यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो लेट बोलता है कि हम जब भी लेंगे तो अपने बाद सब्जेक्टिव केस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो जब जिसका रूल है कि हमें लेना जब भी है तो ऑब्जेक्टिव केस लेना है, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस लगाना सही है, न्याय संगत है लेट के साथ, नहीं है। तो जब नहीं है तो कैसे ऑब्जेक्टिव केस लगा दोगे, इसको रिमूव करना होगा। तो अब बताओ हमें कि इसका सही सेंटेंस, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो करेक्ट फॉर्म होगा लेट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, लेट हिम एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट हिम एंड मी क्या, लेट हिम एंड मी फिनिश द वर्क। ठीक, फिनिश द वर्क जो भी है आगे। ठीक है, तो मैंने दो चीजें बताई कि एक जो होता है ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन वाला अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके सेंटेंस देखेंगे। तो एक होता है प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। दूसरा, अगर सेंटेंस में आपको लेट दिख गया तो लेट के बाद तुम कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करोगे। जब करोगे तो किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, इसको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, दूसरा है देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ही एंड आई। हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर, लेट के साथ साथ हमने प्रीपोजिशन भी पढ़ा था। अब बताओ हमें कि ये बिटवीन जो है आपका, ये बिटवीन क्या है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है कि नहीं लेता है, प्रीपोजिशन अपने बाद सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन अपने बाद किसको लेता है, सब्जेक्टिव केस नहीं लेता है, जब भी लेगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। और ही यहाँ किस, कौन सा केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, आई भी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है।
तो यहां हम ही की जगह पे क्या करेंगे, हिम कर देंगे, एंड आई की जगह पे क्या कर देंगे, मी कर देंगे। आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सब्जेक्टिव केस आफ्टर टू बी वर्ब एंड कंपैरिजन। हाँ, मतलब जो बी का फॉर्म होता है ना, बी के बाद जैसे अगर हमें केस लाना है, अगर कोई केस, अगर पर्सनल प्रोनाउन आता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे। सब जैसे हो गया, इट इज मी हु हेल्प यू। अब सेंटेंस देखो इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत इसमें ये है कि इट जो है हमारा डमी सब्जेक्ट है, और जब इट डमी सब्जेक्ट है तो हमको मेन सब्जेक्ट चाहिए। और दूसरा बात, इज क्या है, बी का फॉर्म है। अब बी का जब फॉर्म होगा तो इसके साथ इसके बाद जो आएगा, क्या आएगा, इसके बाद, सॉरी, इसके बाद हमारा, अगर इट डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है उसके बाद बी का फॉर्म में आता है तो इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। और सब्जेक्टिव केस का यूज क्यों करेंगे, इसका लॉजिक भी जानो। क्योंकि इट जो है ना हमारा डमी सब्जेक्ट है, तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट तो चाहिए। अब डमी सब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं, हमको मेन सब्जेक्ट चाहिए ना, प्रॉपर हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो प्रॉपर सब्जेक्ट जब चाहिए तो हम लोग डमी सब्जेक्ट जब ईट काम करे तो उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज न करके सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहां जो हमारा सेंटेंस होगा, इट इज आई होगा। अच्छा, एक चीज और इसमें बताना है कि जैसे, अब जैसे अभी इट दिखा तो याद आया कि एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, एक इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जैसे इम्पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है ना कि जैसे जैसे आई वी यू ही सी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब ये सब मेन सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं तो इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे हैं। लेकिन इसी में से जैसे ईट हो गया, वन हो गया, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखो कि ईट है, ठीक है, इट इज मी। जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं कि एक हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और एक हो गया हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है ना उसका डायरेक्ट वो सब मतलब एक्शन के रूप में काम करेगा, एक्ट करेगा। लेकिन इम्पर्सनल में क्या होता है ना कि जैसे वो डायरेक्ट काम नहीं करता है, जैसे वो मतलब एक्शन शो नहीं करता है। जैसे अभी हमने सेंटेंस पढ़ा, इट इज आई, इट इज आई हु हु हेल्प यू। मतलब वो मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद करता हूं, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, यहाँ ईट जो है मेन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ईट एक्शन नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को। जैसे दूसरा हो गया, जैसे दूसरा पढ़ सकते हो ना, इट इज रेनिंग भी, अगर ऐसे भी है तो इट इज रेनिंग में जो है ना, इट जो है ना यहाँ मतलब डायरेक्ट एक्शन शो नहीं कर रहा है कि इट इज रेनिंग, मतलब इट जो है रेन कर रहा है। समझ रहे हो बात को, इट मतलब यहाँ जो है ना वर्षा होने का काम किसका है, रेनिंग, मतलब ये खुद अपने आप में एक verb, मतलब सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ इट जो है ना यहाँ एक्शन शो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात की, मतलब सब्जेक्ट के जगह पे उसको रखा गया है, मतलब उसको संजोया गया है। समझ रहे हो बात। तो इस टाइप का जो सब्जेक्ट होता है ना, इस टाइप से जब प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में जैसे जब डायरेक्ट अगर वो सब्जेक्ट एक्शन के रूप में काम करे, एक्टिंग को, एक्शन को शो करे, तो उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे जैसे एक सेंटेंस हो सकता है, जैसे काउ इज ग्रेजिंग लिख सकते हो,
ठीक है। तो काउ इज अगर ग्रेजिंग लिखते हो तो काउ के जगह पे जैसे हम ये लिख लें कि इट इज ग्रेजिंग, ठीक। तो यहाँ इट इज ग्रेजिंग, तो इट शो कर रहा है ना कि घास जो है कौन चर रहा है, तो गाय चर रही है। तो यहाँ इट एक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ ये पर्सनल प्रोनाउन को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ इट जो है ना, ये डायरेक्ट एक्शन को शो नहीं कर रहा है, ये खुद सब्जेक्ट नहीं है, इसको शो किया गया है सब्जेक्ट की जगह पे। समझ रहे हो बात को? जैसे अभी टीचिंग के एग्जाम में मैं पेपर देख रहा था, उसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूछा हुआ था। अभी हाल ही में सीडीएस के भी पेपर में पूछा हुआ था। तो पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे वन से भी आता है, इट ही नहीं है, जैसे वन भी है, इससे भी इसका भी यूज होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हमारा यूज द सब्जेक्टिव केस व्हेन मेकिंग कंपैरिजन यूजिंग देन और एज। ठीक है। तो जैसे अगर देन का यूज करते हो सब्जेक्ट से, तो कंपैरिजन एक चीज और भी है ना कि इसमें इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन दो सेम चीजों के बीच होता है। अब हाथी का कंपैरिजन तुम चूहा से करने लगो तो ये बेतुका लगेगा। समझ रहे हो बात को? ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कंपैरिजन जो होता है ना, दो सेम चीजों के बीच में होता है। और यहाँ कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? देखो इधर, यहाँ कंपैरिजन सी रन फास्टर देन मी। यहाँ कंपैरिजन सी के बीच, सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये बताओ कि कंपैरिजन जो होता है दो सेम चीजों का हम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सी का कंपैरिजन मी से कैसे हो सकता है? सी का कंपैरिजन आई से होगा, मी से नहीं होगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब देन एज अगर ऐसे कंपैरिजन आते हैं, कंपैरिजन करने वाले सेंटेंस आते हैं, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आप इसको रखेंगे। समझ रहे हो बात को? आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेटिव ऑफ वन। अब वन के बारे में भी देख लेते हैं। इफ द indefinite pronoun one serves as the subject, its corresponding possessive form must be once। अभी ऊपर में समझाया था मैंने कि ईट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है। तो ईट का पोसेसिव केस इट्स होता है। लेकिन वन का जो है वंस होता है। समझ रहे हो बात को? अब इसका जैसे अगर इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा देते हो, मैंने यही बताया, तो इसका सेंस अलग हो जाता है। ये इट इज या इट वाज या इट हैज का छोटा फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर वन में अपॉस्ट्रोफी लगाते हो तो ये क्या होता है? पोसेसिव केस बनता है। यही समझा रहे थे। तो क्या बोल रहा है? किसका पोसेसिव केस आप मस्टली क्या यूज करेंगे? वंस यूज करेंगे। एंड द रिफ्लेक्सिव फॉर्म मस्ट बी वन सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म तो वन सेल्फ होगा ही। नेवर स्वैप दीज आउट ऑफ ही हर हिमसेल्फ। मतलब अगर सब्जेक्ट में वन है, अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर वन है, तो उसका आप लोग जब भी अगर हमें यूज करना होगा, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या उसका पोसेसिव केस, तो पोसेसिव केस हम वंस करेंगे, और रिफ्लेक्सिव उसका रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ करेंगे, न कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ये यूज नहीं करना है। समझ रहे हो बात को? जैसे वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ठीक। तो यहाँ जो है ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? वन है, ठीक है। और वन का मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बताया? पोसेसिव एडजेक्टिव वंस बताया, यही बताया ना। और यहाँ वन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या यूज किया है? हीज यूज किया है। जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव हीज किसका होता है? ही, हिम, हीज। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। लेकिन यहाँ ये वन का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज यूज किया है। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है हमारा?
ये एरर है, मिस्टेक है। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा? 1 सेकेंड। यहां हम लोग इज की जगह पे क्या करेंगे? वंस का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हिज जो है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव है, और वन का पोसेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। इसलिए हम यहाँ वन का पोसेसिव एडजेक्टिव, अगर सब्जेक्ट में वन है तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी जो होगा वन का ही होगा। तो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव वंस होगा। ठीक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा कि कितना बचा हुआ है। अभी तो काफी सारा है। अब आगे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वन सेकेंड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इट इज, समझ ही रहे हो। उसमें चार्ट में हम लोग पढ़े थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है। आगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज सब्जेक्ट विदाउट एन accompanying नाउन और पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। मतलब ये बोल रहा है, जैसे आज के चलन में जैसे आप देखते होंगे, जैसे लोग स्पोकन वगैरह बोलते हैं तो बोल देते हैं माई सेल्फ इज राजू, या कुछ भी अपना नाम लेके ऐसे। तो माई सेल्फ को क्या करते हैं? माई सेल्फ को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, जबकि ये सेंटेंस आपका गलत होगा। माई सेल्फ को आप सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। माई सेल्फ आप इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? माई का, माई सेल्फ या माई का खुद अपना सब्जेक्टिव केस है। तो यही बोल रहा है कि आप माई सेल्फ वगैरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। माई सेल्फ एम सुरेश, यहाँ माई सेल्फ नहीं, आई एम सुरेश फ्रॉम दिल्ली, ये सेंटेंस होगा। न कि माई सेल्फ एम सुरेश, ऐसा कोई सेंटेंस और मतलब नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, और कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखते हैं। जैसे मैंडेटरी रिफ्लेक्सिव वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं। जैसे अवेल हो गया। अच्छा, अवेल के साथ एक और चीज है कि अवेल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ भी लेता है, इसको भी ध्यान रखना है। ऑब्सेंट हो गया, अडेप्ट हो गया, एंजॉय हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, इसको याद करना पड़ेगा। रिजाइन हो गया, प्राइड हो गया, क्विट हो गया, रिकनसाइल हो गया, रिक्वायर हो गया, ये सब क्या करते हैं। और भी कुछ वर्ब है, लेकिन जो मेनली जो मेन में वर्ब है जिस एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये मेनली मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है उसको कलेक्ट करके लाया हुआ है। तो इसको ध्यान देना है कि ये सारे जो है ना अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखते हैं। मतलब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ये नहीं रखेंगे। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज देम। मतलब ये जो आपके वर्ब है ना, इसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस मी और ये सब नहीं रख सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको रखना है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही रखना है। जैसे ये एक सेंटेंस है, ही absented फ्रॉम द क्लास yesterday। तो मैंने ऊपर में बताया था ना, उसमें उस लिस्ट में absent भी होगा। देखो यहाँ ये absent है, और मैंने क्या बताया था कि इस टाइप के भाव अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो इसका करेक्ट जो है क्या हो सकता है? ही absented himself, ही का रिफ्लेक्सिव केस himself। तो इसका हो सकता है, 1 सेकेंड, ही absented, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ही absented हिमसेल्फ, हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, जो भी है आगे। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लेते हैं, कैरी करते हैं, न कि आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे अमूमन एक्शन वर्ब या वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो अपने साथ जब भी लेंगे तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लेंगे। अच्छा, दूसरा है हमारा
कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखते। आप उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कीप हो गया, ब्रेक हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया, बैक हो गया। ये सब मूव, हाइड, ये सब क्या करते हैं? नेवर टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके साथ आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रख सकते हैं, और इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। जैसे ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द, मतलब हाइड का सेकंड फॉर्म हिड है। सॉरी, एक सेकंड। ही हिड हिमसेल्फ। तो अब देखो, मैंने ये बताया था इस लिस्ट में, देखो हाइड भी है, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड है। और मैंने ये बताया था ये सब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखते हैं। और यहाँ हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अब ये बताओ कि ये सही है कि गलत है? ये गलत होगा ना, क्योंकि रूल ऑलरेडी बता रहा है कि भाई आप इसके साथ नहीं रख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर कैसे कर लोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? कैसे रख लोगे? तो हमें इसको रिमूव करना होगा। बात को समझ रहे हो? तो ही हिड डायरेक्ट लिखोगे, हिमसेल्फ कट करोगे, और ही हिड बिहाइंड द स्क्रीन। इसको जो है जरूरत, नीड नहीं है इसको आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। समझ रहे हो बात को? वो खुद को ही छुपाया है, लेकिन वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी अगर दूसरे को, अगर ही मतलब अगर किसी और के लिए अगर आया है आपका वर्ब, तो वहां पे आप ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब खुद के लिए आया है, तो वहां आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज बताने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। इससे तो भर भर के इधर आते हैं, वो शायद ही कोई एग्जाम होगा अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन आए और रिलेटिव प्रोनाउन से ना आए, सवाल नहीं है। तो इसमें क्या पढ़ना है, देखो, हु भर से झूम। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हीच हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया। तो सबका अलग अलग रूल है कि कब कौन आएगा, कब कौन आएगा। जैसे एक बेसिक चीज बताते हैं इसके बारे में, हु के बारे में पहले समझ लो। एक सेकंड, हमारा कर्सर कहाँ गया? जैसे जैसे प्रोनाउन में हु क्या है? हु जो है आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हुम है। क्या है? हुम। और इसका पोसेसिव केस क्या है? हुज। तो हु, हुम, हुज में हम उसी का यूज करेंगे तीनों में, जिसका जहां जरूरत होगा। जहां हमें सब्जेक्टिव केस का जरूरत होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, तो हु का यूज करेंगे। जहां ऑब्जेक्टिव का जरूरत होगा हु के लिए, तो हुम करेंगे। अगर जहां पोसेसिव का नीड होगा वहां हुज करेंगे। समझ रहे हो बात को? बाकी विच भी है, दैट भी है। तो विच और दैट जो होता है, विच और दैट आगे पढ़ेंगे इसका रूल। विच और दैट कैसे आता है? तो विच और दैट जो है आपका, ये मतलब कि लिविंग और नॉन नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। समझ रहे हो बात को? मतलब पर्सन के लिए भी आता है और एनिमल वगैरह के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी आता है। तो इसका कैसे है? जैसे विच सिलेक्शन के सेंस में आता है। अभी इसको पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है रूल। अभी समझाते हैं इसको। पहला हमारा क्या है कि हु वर्सेज हुम। यूज हु एज अ सब्जेक्ट। अभी वही समझाया मैंने कि हु क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो अगर सब्जेक्टिव केस हमें यूज करना होगा हु, हुम, हुज में, तो हु होगा डेफिनेटली। तो हु एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस ही, सी, दे। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सिंपल बात है कि ही, सी, दे इन चीजों को जो है रिप्लेस करके आता है हु। ये लिविंग के लिए आता है, और खासकर मतलब सब्जेक्ट के लिए, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इनके लिए आता है। दूसरा है हमारा हुम।
whom as an object pronoun. whom क्या है, कौन सा केस है whom ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है, whom ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या बोला, whom एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस हिम हर देम, मतलब डेफिनेटली है कि अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट को ही रिप्लेस करेगा, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा नहीं, क्योंकि इक्वलिटी भी तो मेंटेन करनी है, किसी को रिप्लेस करके किसी को नहीं ना लगा दोगे। अब जहां जो चीजें शोभा देती है उसी को एडजस्ट करोगे तभी उसकी खूबसूरती बढ़ेगी, बात को समझो। एग्जाम्पल हमारा क्या है, द बॉय हु वन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, हम लोग सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले एक्शन को देखेंगे कि एक्शन क्या हो रहा है, तो प्राइज जीतने का, वन विन का एक्शन हो रहा है। अच्छा, अब जो एक्शन को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, करता मतलब सब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक्शन, प्राइज जीत कौन रहा है, तो बॉय जीत रहा है, तो बॉय इसमें सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के लिए अगर हु हुम हुज में आएगा तो क्या आएगा, उसका सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना, सिंपल बात है। तो द बॉय इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ डेफिनेटली हु आएगा, सिंपल बात है। आगे है द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड। अब देखो, इसमें थोड़ा सा समझने का नीड है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो कि सर यहाँ हु को यूज कैसे करें या हुम को यूज कैसे करें, हु का क्यों नहीं करें, तो इसका एक सिंपल रूल है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, जो भी सब्जेक्ट होगा अपने लिए एक वर्ब रखेगा, सिंपल बात है। अगर उसके बाद अगर बच जाता है, जैसे यहाँ क्या हुआ कि द बॉय, एक ही वर्ब था, इसमें वर्ब क्या था, वन था। तो अगर एक वर्ब है तो उसके साथ सब्जेक्ट भी चाहिए एक, तो यहाँ द बॉय सब्जेक्ट था। तो अब समझ में, दूसरा वर्ब है नहीं, समझ रहे हो बात को, और दूसरा यहाँ इज है, तो इज है तो यहाँ इज के लिए हु बन गया, तो दोनों का एक जो है जोड़ा बन गया कि बॉय के लिए आपका एक वर्ब वन आ गया, हु के लिए आपका इज आ गया, समझ रहे हो बात को। तो जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंपल बात है, अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो अपने साथ क्या लेगा, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब तो लेगा, अपने साथ वर्ब लेगा, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ये भी, इसको इजीली समझने का एक तरीका है कि जब ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उसके लिए वो वर्ब जो है नहीं होता है, वो अकेले पड़ जाता है। जैसे अभी देखते हैं इसको, जैसे यहाँ है एक वर्ब, पहला वर्ब क्या है, मीट है, दूसरा है इज, ठीक है। तो मीट के लिए यहाँ एक सब्जेक्ट यू आ गया, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ एक का पेयर बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है। तो यहाँ एक का पेयर बन गया, यू मेट, ठीक है। दूसरा हमारा इज, इसके लिए भी कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ हमारा द बॉय हो गया, ठीक, समझ रहे हो बात को। तो अब ये दोनों अपने आप में फुलफिल हो गए, बॉय के लिए इज हो गया, यू के लिए मेट हो गया, ठीक। बच गया हुम। अब हम ये सोचोगे कि यहाँ हु लगाएं कि हुम लगाएं, तो अगर यहाँ हु लगा, अगर हु लगाना होता तो हु सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस होता तो सब्जेक्ट ऐसे नहीं आएगा ना, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई होना चाहिए ना सेंटेंस में, और यहाँ कोई वर्ब बचा ही नहीं है। तो वर्ब नहीं बचा है, इसका मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। एक सिंपल तरीका है समझने का। बाकी अगर दो चार 10-20 सेंटेंस कर लोगे तो इसका जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं व्हिच का कॉन्सेप्ट। रेस्ट्रिक्ट व्हिच टू एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब एनिमल के लिए आता है व्हिच, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और मैंने बताया, और व्हेन मेकिंग अ सिलेक्शन अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल, और पीपल के लिए भी आता है। कब आता है, जब सिलेक्शन करना होता है, तो आप ऐसे भी, किसके लिए आता है, एनिमल के लिए आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए आ सकता है। राइट, चली गई। बस थोड़ा सा क्लियर करते हैं।
और वी जैसे विच ऑफ द कैंडिडेट, जैसे ये डाउट होगा कि कैंडिडेट जो है आपका, सर कैंडिडेट तो लिविंग थिंग है, तो इसके साथ बीच कैसे आएगा, तो मैंने ये भी बताया कि सिलेक्शन के लिए बीच का यूज होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लाइट चली गई है, बाय। कल के लिए सॉरी, कल हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन तक पढ़ पाए थे, उसके बाद से लाइट चली गई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है और कैसे फंक्शन करता है। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब नेम से ही समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मन अगर दिमाग को जोर डालोगे तो ये चीज समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट से इसको समझ सकते हो, जैसे बहुत सारी चीजें इकट्ठे हैं और उसको अलग अलग जब करके उसको डिनोट किया जाए तो वही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। समझ रहे बात को? अभी उसको सेंटेंस से समझेंगे। जैसे इसमें है क्या, ईच हो गया, इवरी हो गया, इधर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी वन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जैसे इसमें इवरी भी मैंने मेंशन किया है, लेकिन इवरी को लेकर के ना एक जो है डाउट है और एक क्वेश्चन है। जैसे मैं अभी इसको समझाता हूं, पहले ये समझ लो। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इवरी जो है ना, इसमें इवरी जो हमने मेंशन किया हुआ है, जैसे अगर प्रोनाउन के लिए आप प्रॉपर ईच का, इधर का, नाइदर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इवरी जो है ना, इवरी ये प्रोनाउन नहीं है, ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है। समझ रहे हो बात को? ऐसे अभी उसको समझाएंगे कि कैसे। जैसे सेंटेंस है हमारा, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अच्छा, एक चीज और समझो कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इससे रिलेटेड भर के एरर आते हैं। तो क्या बोलता है कि ये क्या लेता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन है, और ऑब्वियस बात है कि अगर सिंगुलर होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो उसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे हम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, ईच हुआ, और ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और ये है कि ईच है क्या, अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग पूछूं तो ईच क्या है, तो ईच है सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन। समझ रहे हो बात को? तो ईच है सिंगुलर, तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। यहाँ जो हैज लगा है, ये स्टूडेंट्स के लिए अगर लगता तो यहाँ हैव होता, होता कि नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ क्यों नहीं वर्ब लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो वर्ब हम यूज करते हैं ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। और यहाँ स्टूडेंट जो है ना, प्रीपोजिशन के बाद आया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो यहाँ स्टूडेंट जो हो गया ना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हम हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज नहीं करते हैं, हम लोग इसको चूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ईच हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ईच है क्या, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब भी क्या चूज किया है, सिंगुलर किया है। अब एक चीज और यहां समझाते हैं साइड में। जैसे इसमें इवरी के बारे में बताया मैंने, जैसे इवरी ऑफ इवरी ऑफ स्टूडेंट इवरी ऑफ स्टूडेंट हैज सबमिटेड ब्ला ब्ला जो भी है। अब समझो बात को, यहाँ ईच तो अभी मैंने समझाया कि ईच ठीक है। ये सेंटेंस बताओ कि ये सेंटेंस सही है, यहाँ इवरी का यूज करना सही है?
अपने से भी अगर सोच रहे होगे तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप से लग रहा है, एवरी ऑफ स्टूडेंट, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट जो बात तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये एवरी ना, जैसे यहाँ क्या हुआ, ये सब्जेक्ट के अकेले सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में कौन आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन। और यहाँ इवरी देखने से भी अजीब लग रहा है कि इवरी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है? ईच ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है। तो ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है ना कि ये मतलब देखने से ही गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि एवरी जो है ना एज अ प्रोनाउन वर्क नहीं करता है। एवरी क्या है? एवरी एडजेक्टिव है। एवरी स्टूडेंट बोल सकते हैं हम, एवरी स्टूडेंट, जैसे एवरी स्टूडेंट प्लेड वेल लिख सकते हैं, लेकिन एवरी ऑफ स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में एवरी ठीक है, लेकिन यहाँ इवरी सब्जेक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, और सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। और इवरी हमारा न नाउन है और न प्रोनाउन है, इसलिए ये सेंटेंस जो हमारा गलत होगा। समझ रहे हो बात को? तो इवरी जो है मेनली एडजेक्टिव है, लेकिन साथ में ही पढ़ा जाता है ईच इवरी आइदर नाइदर, तो इसको पढ़ लिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये इससे एसएससी एग्जाम में कितनी बार एरर आए हुए हैं, इसको नोट करना है, इसको ध्यान ध्यान देना है, इसको भूलना मत। इवरी हमारा एडजेक्टिव है, एज अ सब्जेक्ट उसको अकेले यूज नहीं कर सकते हैं, वो जब भी आएगा तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। समझ रहे हो बात को? बाकी सब क्लियर ही है कि नाइदर, एवरीवन, समवन, नोबडी। अब जैसे नाइदर और नॉन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेके आएंगे उसका चैप्टर, तो उसमें क्लियर किया जाएगा कि नाइदर किसके लिए आता है, दो में से किसी एक के लिए भी नहीं, मतलब दो में से एक भी नहीं के लिए, नॉन किसके लिए, उसमें भी जो है एरर आता है उस टाइप से भी, तो उसको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे। अब आगे देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, टू और मोर देन टू। रेसिप्रोकल में ये तो सिंपल है, ईच अदर जो होता है आपको दो के लिए आता है, और वन अनदर मोर देन टू के लिए आता है। जैसे एग्जांपल, द टू सिस्टर, क्या है, क्वारल, यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ से कट गया है, मतलब जो टू सिस्टर हैं और दो सिस्टर ने क्वेरल किया, झगड़ लिया अपने में एक दूसरे के साथ, तो वहां ईच अदर लगाएंगे कि वन अनदर लगाएंगे। तो सिस्टर कितनी है? दो, तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ईच अदर यूज करेंगे। अगर वही दो से ज्यादा होगा तो वन, उसमें वन अनदर मतलब एक एक्स्ट्रा, दो से एक एक्स्ट्रा, ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्योंकि ईच अदर और वन अनदर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ईच अदर दो के लिए, और वन अनदर मतलब वन और उसमें ऐड हो गया, मतलब मोर देन टू। जैसे द प्लेयर हेल्प्ड वन अनदर ड्यूरिंग द मैच। अब प्लेयर क्या है? मोर देन टू है। जैसे क्रिकेट के ही प्लेयर को देख लो, उसमें 11 होते हैं, तो उनके लिए ईच अदर, जैसे कोई एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, तो जहां मोर देन टू का बात है ना, वहां ईच अदर नहीं यूज करके हम लोग क्या करते हैं? वन अनदर यूज करते हैं। तो ये रहा है आपका ओवरऑल प्रोनाउन के क्लास। आई होप कि ये क्लासेस ठीक लगे होंगे, मजा आया होगा क्लास करने में। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालो, और कोई ओपिनियन है अगर क्लास को लेके, वीडियो के लेके, तो भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दो कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या परेशानी है, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश किया जाएगा। बाकी अगर क्लासेज अच्छे लगे हों, अगर थोड़ा सा भी दिल में अगर अंदर ईमान बचा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि बोर्ड लेवल पे जो है प्रिपरेशन करवाया जा रहा है यहाँ पे इंग्लिश का। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।